पर मन की बात की, जिसमें उन्होंने लोक आस्था के महापर्व छठ की चर्चा की है। पीएम ने कहा कि छठ महापर्व आज ग्लोबल बन चुका है। केंद्र सरकार अब यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कराने के प्रयास में जुटी हुई है। छठ महापर्व को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से मन की बात में बड़ी बात कही गई। केंद्र सरकार का प्रयास इस दिशा में कि इसे यूनेस्को में सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कराया जा सके और इसलिए लगातार प्रयास सरकार की तरफ से जारी है। हमारे पर्व त्योहार भारत की संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। तो सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कहा कि यह हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है कि हमारे लोकप्रिय छठ पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। हम सभी बिहारवासी इसे लेकर अभिभूत हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि हम लोग की लोकप्रिय छठ पर्व छठी मैया को यूएन के सांस्कृतिक धरोहर में रखने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। हम सारे बिहारी छठी मैया के भक्त पूरी दुनिया में आज तो अभिभूत हैं। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बिहार के लोगों के दिल को छू लिया है। छठ आस्था का पर्व है और इसे छठ महापर्व कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने लोग कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की सूची में अंकित करने का काम किया, इस बार प्रयास होगा कि छठ महापर्व को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाए। बिहार वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि छठ पर्व महापर्व अगर यूनेस्को के सूची में शामिल होता है तो इसे एक वैश्विक और जो है श्रद्धा का पर्व माना जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चुनाव को लेकर। बीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान। चुनाव की तैयारी में आगे एक कदम और बढ़ती हुई बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर यह ऐलान किया गया है। देखिए, चुनाव की तैयारी में बीजेपी एक कदम और आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया। चुनाव अभियान समिति की घोषणा जो है वो बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। एक कदम और तमाम दूसरी पार्टियों की अगर तुलना में आप देखेंगे, बीजेपी की तैयारी जो है वो आगे नजर आती है। 45 सदस्य इसमें होंगे इस चुनाव अभियान समिति में, जिसमें मंत्री, विधायक और सांसद भी शामिल रहने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बीजेपी की तरफ से यह बड़ा ऐलान। गिरिराज सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा उस बयान को भी देखिए। मौलवी ओवैसी पर जमकर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह नजर आए हैं। देखिए, मौलवी और ओवैसी पर उनकी तरफ से जमकर निशाना साधा गया। भारत में गजवाई हिंद की सोच रहे हैं ये लोग, लेकिन इनकी मंशा पूरी नहीं होगी, ये सीधे तौर पर गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया। भारत में गजवाई हिंद की सोच रहे हैं लोग, सामाजिक समरसता को बिगाड़ा जा रहा है। ये मौलवी धमकी नहीं दे रहे तो क्या दे रहे हैं? ये मौलवी धमकी ना दें तो बेहतर है। मरना जानते हैं तो मारना भी जानते हैं। यहां कोई बाबर औरंगजेब का डीएनए नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये
कुछ मौलवी तो शुरू से भारत में गजवाए हिंद करने की कोशिश में लगे हैं। अब जहां जहां इनकी आबादी बढ़ी है वहां सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहे हैं। तौकीर रजा जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग। कोई मौलवी ये नहीं कहता मैं मरना भी जानता हूँ, मारना भी जानता हूँ। गलतफहमी में कोई रहे, हर इंसान मरना भी जानता है और मारना भी जानता है। तो ये किसको धमकी दे रहे हैं? और इस धमकी से वो समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की पहचान सनातन से, और मैं उन मौलवियों से कहूंगा कि आपका डीएनए और हमारा डीएनए यानी हिंदुओं का डीएनए एक ही है, एक ही पूर्वज के हम खानदान हैं। कोई बाबर के डीएनए का कोई हिंदू औरंगजेब के डीएनए का नहीं। तो ये धमकी ना दे तो ज्यादा बेहतर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के लोगों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 1566 करोड़ की लागत से 183 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात बताया है। मौके पर केंद्रीय मंत्री संजय झा के साथ कई एनडीए नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यहाँ पर 1566 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यहाँ से कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री संजय झा भी मौजूद हैं और यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यकर्ता संवाद स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 122 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और 61 योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तकरीबन 1566 करोड़ रुपए की राशि इन योजनाओं पर खर्च हो रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने और नीतीश सरकार की तरफ से युवाओं को लगातार एक के बाद एक सौगातें दी जा रही है और बड़ी सौगात की जानकारी आपको दे दे। बिहार सरकार की युवाओं को बड़ी सौगात, जिस दिशा में नगर विकास विभाग में देखिए जो बहाली है उसकी संख्या सामने आ गई है। 11,000 से अधिक पदों पर बहाली जो है नगर विकास विभाग में की जाएगी और इसे लेकर पदों पर बहाली बहुत जल्द होती दिखेगी। नगर निकाय के कार्यों में तेजी लाने को लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है। नगर विकास विभाग के अलावा नगर निगम और नगर परिषद के साथ नगर पंचायत में ये 11,000 पदों पर बहाली होने वाली है। तो ड्राफ्टमैन, विधि सहायक पद पर बहाली होगी, नगर निगम में बहाली होगी, नगर परिषद में नियुक्ति की जाएगी। तो ये वो तमाम विभाग हैं जिनमें 11,000 पदों पर बहाली होती दिखेगी। बिहार चुनाव में उतरे असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार मंच से कहा कि उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने के लिए कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। वहीं अब वो अक्सर इस बात को लेकर तेजस्वी और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधते हैं। न्याय यात्रा के दौरान कटिहार में उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया भी, जिस पर महागठबंधन ने खुलकर उन्हें जवाब दिया है। बिहार की सियासत में अपना पैर जमाने के लिए सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार मंच से महागठबंधन में शामिल होने का दर्द बताया है। वो हर बार मंच से इस बात को दोहराते हैं कि उन्होंने आरजेडी नेताओं को चिट्ठी लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहीं अब एक बार फिर से कटिहार में उन्होंने इसी बात को दोहराते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। हमने सब कोशिश कर ली गठबंधन में जाने के लिए, खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तर उल ईमान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं। ओवैसी भले ही बार बार बयान देकर भले ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि महागठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हमें नहीं मालूम कि ओवैसी जी ने किसको चिट्ठी लिखी और किसने वो चिट्ठी पढ़ी, किसने जवाब नहीं दिया, लेकिन सच ये है जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनको तो कोई चिट्ठी मिली ही नहीं है।
ओवैसी जी लगातार अपने बयानों से, अपने राजनीतिक कदमों से भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। आरजेडी को ओवैसी की दोस्ती भले ही पसंद नहीं आई हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि दोनों ही दल बिहार चुनाव में खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने के चक्कर में लड़ रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर चुनावी दौर में अपना उल्लू सीधा करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं जेडीयू ने ओवैसी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी ये सब सीमांचल में मुसलमानों का वोट पाने के लिए कर रहे हैं। ओवैसी साहब और राष्ट्रीय जनता दल में जिस प्रकार से ठनी है, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को औकात बताने के लिए चुनावी समर में जा रहे हैं। ओवैसी ने कई बार मंच से इस बात को स्वीकार किया कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन ने उन्हें नकारा है, उसी के बाद वो लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। अब ऐसे में सीमांचल की सियासत काफी दिलचस्प हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो केंद्रीय मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुलाकात के समय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मौजूदगी भी वहां पर रही। चुनाव को लेकर ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, हालांकि इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया गया। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही बिहार पहुंचे, बिहार चुनाव को लेकर इस मुलाकात के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि रणनीति को लेकर मंथन और चिंतन किया गया होगा। विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में अति पिछड़ा वोट पर सबकी निगाहें हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अति पिछड़ा समाज को एनडीए के लोगों ने केवल वोट बैंक ही समझ रखा है, लेकिन अति पिछड़ा समाज वोट बैंक नहीं है बल्कि पावर बैंक है। तेजस्वी के इस पावर बैंक वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें और भ्रम फैलाते हैं। अति पिछड़ा समाज और दलित समाज के लिए नीतीश सरकार की ओर से किए गए कार्यों को समाज कभी भूल ही नहीं सकता। पिछड़ा समाज को एनडीए के लोगों ने केवल वोट बैंक समझ रखा है, लेकिन अति पिछड़ा समाज जो है वोट बैंक नहीं है बल्कि पावर बैंक है और इन लोगों ने केवल ठगने का काम किया है। और हम लोगों ने पहले भी अति पिछड़ा समाज के लिए क्या योजना लाएंगे वो भी 2 दिन पहले हम लोगों ने बताया। देखिए, ऐसा है कि चुनाव जब नजदीक आता है तो राजनीतिक दल अलग अलग तरह का अफवाह और भरमजाल फैलाने का काम करता है। आज तक ईबीसी और बीसी के लिए और दलित समाज के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं उसको कभी भी ये समाज भूल नहीं सकता है। बिहार में अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अमित शाह के दौरे से कार्यकर्ताओं में नया जोश भर गया है। भले ही बिहार और देश को लूटने वाले गठबंधन साथ में जरूर कर ले, लेकिन इस बार आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए और जीतेगा एनडीए। जो बिहार में जो लूटने वाले हैं, जिन्होंने राज्य को लूटा, जिन्होंने केंद्र को लूटा, ये दोनों गठबंधन कर लेंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। और उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन पहली बार बिहार आए और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार धर्म, सभ्यता और संस्कृति की भूमि रही है और कोई भी सभ्यता और संस्कृति रात भर में तैयार नहीं होती है। यही वजह है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति ने वैश्विक स्तर पर आज अपनी अलग छाप छोड़ी है। महाव्रत छठ की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि छठ पूजा में सूरज की उपासना होती है, जिसमें हम न केवल उगते हुए सूरज बल्कि डूबते हुए सूरज की भी उपासना करते हैं और इस बात को साबित करता है कि हम केवल सफल के साथ नहीं होंगे बल्कि हम डूबते हुए और झुकते हुए की भी उपासना और आराधना करते हैं।
is one of the most disciplined and ecologically conscious festivals in the world, worshipping the sun god and nature with a deep connection to rivers and purity. बिहार की बात कहें तो यहाँ का एक बहुत ही शानदार पर्व है छठ, जहाँ पे सूर्य देवता की पूजा होती है, आराधना होती है। And Chhat is also unique because the devotees not only worship the rising sun, but also worship the setting sun. That shows our great culture, that we are thankful to you when you are giving everything to us, and at the same time you are disappearing. That time also we are faithful and loyal to you. Our thanks will be there forever. ये कितना अनोखा पर्व है, जहाँ केवल उगते हुए सूर्य को ही अर्घ नहीं दी जाती है, बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। ये बताता है कि हम केवल उगते हुए यानी जो सफल हैं उन्हीं के साथ नहीं होते हैं, हम डूबते हुए, झुकते हुए उनकी भी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित मां चामुंडा के दर्शन भी करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद सीपी राधाकृष्णन पहली बार बिहार यात्रा पर हैं और उपराष्ट्रपति एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से धनौर के 3 हेलीपैड पर उतरेंगे और उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर चामुंडा मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपराष्ट्रपति चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। नवरात्रि पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एसएसपी ने थानेदारों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देशित किया है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अररिया से। आपसी विवाद में बताया जा रहा है कि युवक की हत्या की गई है। अररिया से ये बड़ी खबर आती हुई, यहां पर 200 पर गोली मारने का आरोप लगा है। कोल्ड ड्रिंक्स सप्लायर कर्मी बताया जा रहा है जिस शख्स को गोली मारी गई है। नीरज इसका नाम है। मृतक नीरज शॉपिंग करने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। अररिया के रहने वाले मृतक नीरज गुप्ता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को हालांकि कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। जोगबनी थाना क्षेत्र के जोगबनी बाजार की यह घटना है। और इस बुलेटिन में बस इतना।